Jai Hind friends, welcome to Step 4 Special. Today in this video we will discuss D.Ed IDMR Paper 12 Unit 2.6 Teaching Environment, Health, Nutrition, Living and Non-Living Things कि किस प्रकार से यह बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं यूनिट 2.6 टीचिंग इन्वायरमेंट, हेल्थ, न्यूट्रिशन, लिविंग एंड नॉन लिविंग। आइए इसके बारे में जानते हैं। वातावरणीय शिक्षण, स्वास्थ्य, पोषण, सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं। शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों की ज़रूरत के अनुसार वातावरण तैयार करें और ध्यान दें कि विद्यार्थी उस वातावरण में कितनी दक्षता के साथ सीख रहा है। अब यहाँ पर बताया कि बालक को सिखाने के लिए एक इन्वायरमेंट होता है, वह तैयार करना होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थी के लिए शिक्षक को पॉजिटिव इन्वायरमेंट, अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए बताया गया है कि अगर विद्यार्थी के लिए शिक्षक एक अच्छा वातावरण तैयार करने में सफल हो जाता है तो वह उसकी जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उसको अधिगम कराने में सफल हो सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे जानते हैं इसके अंदर। सिखाते समय यह चाहिए कि हम शिक्षण विधियों का उचित प्रयोग करें ताकि विद्यार्थी अधिक से अधिक सीख सके। अब यहाँ पर जब हम शिक्षण कराते हैं तो उसके अंदर जो शिक्षण विधियाँ हैं, जो टीचिंग ऑफ मैगज़ीन हैं, उनको इस प्रकार से सुव्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए ताकि वह बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसको शिक्षा प्राप्त करने में सहयोगी हो सके और बच्चे की आवश्यकता के अनुसार जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका चुनाव करके उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे अधिक से अधिक लर्निंग कर सके। यहाँ पर बच्चों की लर्निंग कराने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वह शिक्षण विधियों का होता है। इसलिए विद्यार्थी के लिए शिक्षा प्रदान करते समय शिक्षक को चाहिए कि वह उचित प्रकार की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका प्रयोग करे और शिक्षा के साथ जोड़े। आइए इसमें आगे जानते हैं। शिक्षण विधियों का चयन उद्देश्यों के आधार पर करना चाहिए। गणित एवं विज्ञान शिक्षण विधियों में निम्न शिक्षण विधियाँ हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो शिक्षण विधियों का चुनाव है वह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए और जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं या फिर चुनाव करते हैं तो वहाँ पर जो शिक्षण विधियाँ हैं उनका विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए और उनका जो चुनाव का आधार है उसको बच्चे की आवश्यकता के अनुसार भी समझकर अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पर कुछ गणित और विज्ञान शिक्षण के लिए कुछ विधियाँ बताई गई हैं। आइए उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड होता है। सेकंड दिया गया इसके अंदर प्रदर्शन विधि, डेमोस्ट्रेशन मेथड। थर्ड दिया गया इसके अंदर आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। फोर्थ दिया गया इसके अंदर निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। फिफ्थ दिया गया इसके अंदर विश्लेषण विधि, एनालाइजिंग मेथड। सिक्स दिया गया इसके अंदर संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड। सेवन दिया गया इसके अंदर प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। एट दिया गया इसके अंदर प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड। नाइन दिया गया इसके अंदर समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। 10 दिया गया इसके अंदर खोज विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। ये सब के सब जो मेथड्स दिए गए हैं ये विधियाँ बताई गई हैं जो कि विज्ञान और मैथ के लिए शिक्षण कराने में बहुत ही उपयोगी होती हैं। इन उपरोक्त विधियों का चुनाव करके ही हम बच्चे को अच्छे से शिक्षण करा सकते हैं और शिक्षा के लक्ष्यों को बच्चे को प्राप्त करने में योगदान दे सकते हैं। आइए इसमें आगे जानते हैं। अब यहाँ पर बताया गया, आइए उसके बारे में जानते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षण देते समय यह देखें कि विद्यार्थी किस वातावरण से आया है और उसका शिक्षण स्तर क्या है, यह जानना आवश्यक है। अगर वातावरण अच्छा रहेगा तो विद्यार्थी को क्रिया सीखने में सरलता आएगी। वातावरण प्रतिकूल नहीं होगा तो विद्यार्थी को क्रिया सीखने में कठिनाई आएगी। अब यहाँ पर शिक्षक के लिए ज़रूरी होता है कि विद्यार्थी के बारे में यह जानकारी एकत्रित करना कि वह किस इन्वायरमेंट से आया है, क्या उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सब, बच्चे की शिक्षा का स्तर कितना है, कि उसका जो लेवल है एकेडमिक वो कितना है।
इन सभी बातों का अगर हम अच्छे से मैनेजमेंट कर लेते हैं, इसकी जांच कर लेते हैं, तो उसके बाद जो बच्चे के लिए शिक्षण विधियाँ चुनाव किया जाता है, शिक्षण विधियों का चुनाव किया जाता है, उनको लागू किया जाता है, तो उनके द्वारा जो बच्चे का एक अच्छा वातावरण वह तैयार किया जा सकता है और बच्चे को सीखने में, लर्निंग करने में सहयोग मिलता है। अगर बच्चे का जो वातावरण है, अगर बच्चे का वातावरण है जो वह प्रतिकूल नहीं है या फिर जो शिक्षा के अनुकूल नहीं है, तो बच्चे को लर्निंग करने में अनेकों जो समस्याएं हैं उनका सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बच्चा एजुकेशन में पीछे रह सकता है। अब आगे दिया गया इसके अंदर, अतः हम यह कह सकते हैं कि एक शिक्षक को विद्यार्थी को शिक्षा देते समय वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि उपरोक्त जो भी हम तथ्य समझ रहे थे, उन सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि एक शिक्षक होता है जो कि विद्यार्थी के लिए अनेक प्रकार की जो सुविधाएं है वो प्रदान करता है, और उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, कि बच्चे के लिए जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको किस प्रकार से लागू करना है। वो सब की सब जो विधियाँ हैं वह एक अच्छे वातावरण के द्वारा ही बच्चों को अधिगम कराने में सहयोग या सहायक हो सकती हैं। आइए इसमें अब आगे जानते हैं। जब विद्यार्थी घर से शिक्षा ग्रहण करने विद्यालय आ रहा है, तो एक शिक्षक को यह जानना चाहिए कि विद्यार्थी पूर्ण रूप से स्वस्थ है या नहीं, और उसे स्वस्थ होने से ही वह विषय वस्तु को अच्छी प्रकार से समझ सकता है। उसके स्वस्थ होने से ही वह विषय वस्तु को अच्छी प्रकार से समझ सकता है। अब यहाँ पर बताया है कि अगर जब बच्चा स्कूल में आ जाता है तो वहाँ पर शिक्षक का सबसे पहला दायित्व होता है कि उसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में जांच करना कि बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है या नहीं है। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, उसको किसी प्रकार की फिजिकली समस्या है, तो वह बार बार उसका जो दिमाग है या ध्यान है वह डिस्टर्ब होगा, बार बार वह बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा और अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएगा। इन सभी बातों को अच्छे से कराने के लिए जो शिक्षक है उसको चाहिए कि बच्चे के इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, उसकी पूर्व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके स्वास्थ्य के बारे में जांच पड़ताल करे कि बच्चा अगर स्वस्थ है या नहीं है, और नहीं है तो उसके लिए उचित समाधान भी या व्यवस्था भी करनी चाहिए। अब इसमें आगे बताया गया है, डॉक्टर एडम स्मिथ ने कहा है कि स्वास्थ्य ही धन है। अब यहाँ पर जो एक डॉक्टर स्मिथ हुए हैं उन्होंने कहा है कि जो हेल्थ है वही सबसे बड़ी जो पूंजी है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। अतः शिक्षण क्रिया से पूर्व विद्यार्थी का स्वास्थ्य होना आवश्यक है। वह अस्वस्थ है तो सिखाई जाने वाली क्रिया नहीं सीखेगा या धीरे सीखेगा, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है जो सीखने को प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ पर बताया कि अगर बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसकी जो भी लर्निंग है वह बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। अगर वह शरीर रूप से स्वस्थ रहेगा और उसका जो मन है वह भी ठीक रहेगा, तो वह एजुकेशन को अच्छे से लर्न कर सकता है। किसी भी एजुकेशन को लर्न करने के लिए पूर्ण रूप से जो ध्यान है वह लगाना होता है। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो वह अच्छे प्रकार से उस चीज़ को सीख सकेगा, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अधिगम के लिए स्वस्थ होना आवश्यक है। अधिगम पर वातावरण एवं स्वास्थ्य का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर जो लर्निंग है उसको इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर जो बताया गया है वो हेल्थ इशू को बताया गया है। अगर बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसका जो वातावरण है वह ठीक ठाक है, तो उसकी जो लर्निंग है वह भी एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली होगी। अगर बच्चा शरीर से फिजिकली रूप से ठीक नहीं है, उसको किसी प्रकार की समस्या है, तो उसके द्वारा जो अधिगम है वह अच्छा नहीं हो पाएगा, वह उस फील्ड में, उस एरिया में डिले हो जाएगा। ये यहाँ पर बताया गया है कि जो स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से बच्चे के अधिगम के साथ, उसके विकास के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा संबंध होता है। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखे और उसके प्रबंधन या उसके लिए जो भी सहायता हो सके उसको ज़रूर हेल्प करें। आइए अब जानते हैं इसका जो आगे बताया गया है, पोषण एंड न्यूट्रिशन। विद्यार्थी कुपोषित रहेगा तो शिक्षण कार्य में कठिनाई होगी। कुपोषण भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है जो ग्रामीण परिवेश में अत्यधिक देखी जा रही है। अब यहाँ पर बताया कि जो विद्यार्थी के लिए कुपोषण है वह सबसे बड़ी कठिनाई है। भारत जैसे विशाल देश में आज भी जो ग्रामीण एरिया में जो लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उनके अंदर
जो कुपोषण की जो शिकायत है वह बहुत अधिक देखी जाती है, कि बहुत अधिक जो लोग होते हैं कुपोषण के शिकार होते हैं, उनको अच्छी हेल्दी डाइट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वह अनेक एरियाज़ में डिले हो जाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं। कुपोषित बालक को शिक्षण में कठिनाइयाँ होंगी और उसका ध्यान सीखने में कम लगेगा। अतः हम कह सकते हैं कि कुपोषित बच्चे में सीखने की प्रतिक्रिया प्रभावशाली होगी। अतः हम कह सकते हैं कि कुपोषित बच्चे में सीखने की प्रतिक्रिया प्रभावशाली होगी। अब यहाँ पर जो कुपोषण है उसका जो कारण बताया गया है कि वह शरीर के या फिर बच्चे के जो भी डेवलपमेंट के एरियाज़ हैं उन सबको प्रभावित करता है। अगर बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह कोई भी काम करेगा उसमें उसका मन नहीं लगेगा, उसके अंदर जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसकी आउटपुट है वह अच्छी नहीं आएगी, जिसकी वजह से बच्चे का जो मनोबल है वह टूट जाएगा और वह धीरे धीरे जो ड्रॉप आउट की कैटेगरी में चला जाता है। किसी भी कक्षा में शिक्षार्थियों को शिक्षण कार्य कराते समय सजीव और निर्जीव दोनों का माध्यम का सहारा लें। अब यहाँ पर जो बताया गया कि अगर जब हम कक्षा में कोई भी शिक्षण करा रहे हैं या कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर सजीव और निर्जीव जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन सब के बारे में बच्चे को अच्छे से बताना चाहिए। अब यहाँ पर आगे बताया गया है, बिल्ली का फ्लैश कार्ड या चित्र भी दिखाएं। शिक्षण अधिगम में मैचिंग विधि और पिक्चर का बहुत महत्व माना जाता है, जो बालक को सीखने के लिए उत्साहित करता है। अब यहाँ पर बताया कि जब हम बच्चे को लर्निंग कराते हैं तो उसके लिए बच्चे के लिए जो फ्लैश कार्ड्स हैं, जब बच्चे को हम लर्निंग कराते हैं तो वहाँ पर जो फ्लैश कार्ड हैं, जो विजुअल कॉन्सेप्ट है, अगर वह जितना भी अधिक प्रभावी, कलरफुल और अट्रैक्टिव रहेगा, बच्चे के अंदर जो अधिगम की क्षमता है वह उतनी ही अधिक होगी और बच्चा उसके लिए उतना ही उत्साहित और मोटिवेटेड होगा। ये सब की जब जो बताए गए हैं क्वालिटीज़ या बच्चे को अधिगम के साथ जोड़ने के लिए, उसकी फीलिंग्स को और भी अधिक इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, एजुकेशन के प्रति मोटिवेशन जगाने के लिए किए जाते हैं। आइए इसमें कुछ और जानते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। लैंगिकता, वातावरण, स्वास्थ्य, कुपोषण, बीमारी। अब यहाँ पर जो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं यह बच्चे के एरियाज़ को, डेवलपमेंट के एरियाज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो जेंडर इक्विटी है वो नहीं मिल पाती बच्चे को, उसके अंदर जो लेडीज़ हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं उनको अच्छे से सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वह अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। आज भी जो भारत जैसे विशाल देश में जेंडर इक्विटी नहीं है, वहाँ पर महिलाओं को आज भी पिछड़े रूप से देखा जाता है, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है। अब यहाँ पर बताया गया सेकंड की वातावरण, कि किसी बच्चे के लिए अधिगम के लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका इन्वायरमेंट, कि किस प्रकार का उसको इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसका बच्चे के विकास पर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चे को हम एक अच्छा इन्वायरमेंट देने में सफल हो जाते हैं तो बच्चा अधिगम के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। थर्ड दिया गया स्वास्थ्य, कि अगर बच्चे का जब स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो वह किसी प्रकार की प्रतिक्रिया में अच्छे से अपना रोल प्ले नहीं कर सकता और अधिगम अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें जो बच्चे का स्वास्थ्य है उसके लिए भी सजग रहना चाहिए और उसके उपचार और प्रबंधन के लिए कार्य करने चाहिए। 4 पॉइंट दिया गया इसके अंदर, कुपोषण। एक हेल्दी डाइट, अगर कोई हेल्दी डाइट नहीं ले पाएगा तो उसका शरीर है वह बीमार हो जाएगा, उसके अंदर अनेक प्रकार के जो डिले हो जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चे का पढ़ाई में और खेल कूद में किसी भी एरिया में जो कि परफॉर्मेंस है वह बेटर नहीं आएगी। अब जब उसका कुपोषण हो जाएगा, बच्चे को अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो उसके अंदर अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हो जाएंगी। ये यहाँ पर बताया गया 5 पॉइंट में बताया गया कि बीमारियां, जब बच्चे को बीमारियां हो जाएंगी तो उसका फिजिकली जो ग्रोथ है वह भी इफेक्टेड होता है और जो उसका एकेडमिक जो डेवलपमेंट होता है वह भी इफेक्टेड होता है, क्योंकि अगर बच्चे का शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो वह किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में या प्रविधि में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। और किसी भी बच्चे के लिए जो शिक्षण विधियाँ हैं वह इम्पोर्टेंट होती हैं सिखाने के लिए, लेकिन सीखने के लिए जो ज़रूरी होता है वह बच्चे का स्वास्थ्य शरीर होता है। अगर वह किसी भी प्रकार से इफेक्टेड है या दूषित है या प्रदूषित है तो बच्चा सीखने में पीछे रह जाएगा और बच्चे के अंदर डेवलपमेंटल माइलस्टोन आ जाएंगे। ये सब के सब जो समस्याएं हैं बच्चे के लिए होती हैं, जो कि उसको शिक्षा के क्षेत्र में
रुकावट होती हैं। इन सब के ऊपर हमें पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए और बच्चे के लिए एक अच्छा प्रबंधन के रूप में रणनीति तैयार करनी चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है।